जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, एक बड़ा एफआईआर बड़ा चर्चित है इन दिनों। एफआईआर सरयू राय के खिलाफ हुआ है और आहार पत्रिका में गड़बड़ी का आरोप उन पर लगा है। और 2020 से जब से रघुवर दास सत्ता से बाहर हुए, उनके लोगों ने ही इसको उठाना शुरू किया और एक कहानी बुनी कि कैसे घोटाला हुआ। उसके बाद उस कहानी को दूसरे लोगों ने उठा लिया है। तो लेखक बदलते रहते हैं, लेकिन कहानी का मूल प्लॉट वही रहता है। हर कुछ दिन पर उस पर कुछ नई बातें जोड़ी जाती हैं। तो मुझे उस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, उसमें क्या बातें कही गई हैं, किसके खिलाफ कही गई हैं, उससे मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन उसमें एक नाम मेरा भी है और अभी हाल ही में अरगोड़ा थाना में ये एक एफआईआर दर्ज किया गया है। और इस एफआईआर का जो नंबर है वो एफआईआर नंबर है अरगोड़ा पीएस केस नंबर 228/24। 6 सितंबर 2024 को ये केस हुआ है। कोई मनोज कुमार सिंह है, 62 साल इनकी उम्र है, M23 अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी पीएस अरगोड़ा, पोस्ट डोरंडा रांची में रहते हैं। और इन्होंने ये आवेदन अरगोड़ा थाना में दिया था। किस डेट में दिया है इस आवेदन में, न तो ऊपर और न ही इसके अंत में कहीं भी शिकायतकर्ता ने ये तारीख अंकित नहीं की है कि आवेदन उन्होंने थाना में कब दिया है। लेकिन ये आवेदन थाना में गया और 6 सितंबर 2024 की रात थाना ने इसको दर्ज किया और इसमें कई धाराएं लगाई गई हैं। और इस एफआईआर को लेकर बहुत सारे नेतागण अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत सारे अखबारों में खबर छपी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी खबर छपी। लेकिन इसमें मुझे बताया गया है इस तरह से जैसे मैं इस घोटाले का बड़ा सूत्रधार था। मैं 2015 के मई महीने से लेकर और 2019 के अक्टूबर महीने तक, चुनाव के पहले तक, सरयू राय का निजी सहायक था, यानी प्राइवेट असिस्टेंट, जब वे खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। उस समय राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को इम्प्लीमेंट करने का काम चल रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम वही है जिसके तहत जन वितरण प्रणाली आजकल कवर होती है। राशन दुकानों में जो राशन जाता है उसको देखने के लिए एक अधिनियम भारत सरकार ने बनाया था जिसका नाम था फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और उस एक्ट में यह प्रावधान था कि इस एक्ट के प्रचार प्रसार के लिए और इस एक्ट के तहत लोगों को, लाभुकों को मिलने वाली सुविधाओं के प्रचार प्रसार के लिए कुछ प्रबंध किए जाएंगे। तो इसमें तय हुआ था कि एक विभाग की तरफ से मैगजीन निकाली जाएगी। अब विभागीय प्रक्रिया कैसे चलती है और उसमें क्या क्या लिखा जाता है ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि विभागीय फाइलों को मैंने देखा नहीं है। तो निजी सहायक के नाते सरकारी फाइलों को मैं देख नहीं सकता था और नहीं वहाँ तक मेरी पहुँच थी और नहीं मैं विभाग में जाता था। विभाग का कोई व्यक्ति शायद ही मुझे देखा होगा उस विभाग में, क्योंकि मैं न तो मंत्री कोषांग में ज़्यादा जाता था न विभाग में जाता था। मैं मंत्री के आवासीय कार्यालय में रहता था। लेकिन इस घोटाले का जो जिक्र किया गया है, जो इस घोटाले के आरोप में एफआईआर की जो बात कही गई है, उसमें 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं। चूँकि मेरा नाम आया है तो इस आरोप को क्लियर करना ज़रूरी है। बाकी लोगों पर जो आरोप लगे हैं वो अपने आरोप की सफाई देंगे नहीं देंगे। मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर जाँच होगी। इसके पहले भी कई बार आरोप लगे, कई बार जाँच हुई। सरकारी फाइलों में क्या दर्ज है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो बातें निकल कर सामने आती हैं, शिकायतकर्ता ने भी इसमें 2-3 बातों का जिक्र किया है और इस तरह से इसको ड्राफ्ट किया गया है बिल्कुल किसी कहानी की तरह। हालांकि इस कहानी के कई लेखक हैं। इन लेखकों में भारतीय जनता पार्टी के लेखक भी हैं और इन लेखकों में कांग्रेस के लेखक भी हैं। और इसमें एक बात ये भी कही गई है कि विभागीय मंत्री जो भी वर्तमान में हैं श्री बन्ना गुप्ता जी, उन्होंने एफआईआर करने का आदेश विभाग को दिया, लेकिन विभाग ने मंत्री के कहने पर एफआईआर नहीं लिया। जबकि इसके पहले मंत्री के कहने पर विभाग में इतना बड़ा कथित रूप से घोटाला हो गया। तो ये कैसा विभाग है और ये कैसे मंत्री हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है कि यही विभाग एक मंत्री के कहने पर रातों रात कोई बड़ा डिसीजन ले लेता है, सारा कार्यादेश दे देता है। और एक मंत्री ऐसे हैं जो आदेश दे रहे हैं, विभाग मान नहीं रहा है। क्यों नहीं मान रहा है, इसके पीछे आपको कारण थोड़ा समझना होगा। विभाग में निजी सहायक कैबिनेट डिपार्टमेंट ने मुझे
नियुक्त किया मंत्री की अनुशंसा पर। और जब ये मैगजीन यानी आहार नाम की पत्रिका निकालने का फैसला हुआ तो इस एफआईआर के हिसाब से ही विभाग के सचिव ने मंत्री को अनुशंसा लिखी कि एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जानी चाहिए जो सलाह देगा कि आहार पत्रिका कैसे निकले, उसका कंटेंट क्या होगा। तो एक्सपर्ट के रूप में एक बाहरी विशेषज्ञ की सेवाएं लेने की अनुशंसा की गई। तो मंत्री जी जो उस समय सरयू राय जी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मेरे निजी सहायक हैं उनका लंबा अनुभव है, 20-25 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, अखबार में संपादक रहने का अनुभव है। तो बाहर से अगर विशेषज्ञ लाया जाएगा तो उसको कम से कम 70,000 या 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारे पास जब आदमी उपलब्ध है तो बाहर से लाकर उसको पैसे क्यों दिए जाएं। मेरे पास जो मेरे निजी सहायक आनंद कुमार हैं वो मुफ्त में आपको विशेषज्ञ की सेवाएं दे देंगे, और साथ ही आहार पत्रिका के लिए जो संपादक, एक कार्यकारी संपादक रखना है जो कंटेंट पर ध्यान रखेगा, जो चीज़ों को व्यवस्थित करेगा, जो इसको मैगजीन अगर बन के आती है तो उसको देख लेगा एक नज़र कि इसमें भाषा सही है, छपाई के हिसाब से फ़ोटोज सही हैं। तो इसके लिए कार्यकारी संपादक होगा जो प्रकाशक और विभाग के बीच में समन्वय का काम करेगा। तो कार्यकारी संपादक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई और विशेषज्ञ और कार्यकारी संपादक दोनों पदों पर नियुक्ति मेरी अवैतनिक थी, मेरे लिए अतिरिक्त बोझ था, क्योंकि मुझे जो काम निजी सहायक के रूप में करना पड़ता था उसके अलावा भी ये मुझे अतिरिक्त काम करना पड़ता था। तो बिना पैसे के जो काम मुझे करना पड़ता था उसके लिए मुझे घोटाले का दोषी इस एफआईआर में बताया गया, और इसके पहले भी कई जो घटनाएं हुई उसमें बताया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आनंद कुमार, सरयू राय जैसे नाम आते हैं, लेकिन विभाग के किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता। और आपको भी शायद लगता होगा कि आहार पत्रिका मैं ही निकालता था, मैं ही सुझाव देता था, जो करना होता था मैं ही करता था, और मेरे आदेश पर विभाग के अधिकारी जो मैं कहता था वो कर दिया करते थे। हकीकत ऐसी नहीं है दोस्तों। विभाग में जो मैगजीन निकलती थी ये उसका पहला अंक है, देख लीजिए। अक्टूबर 2017 में इस पत्रिका का पहला अंक निकला, और ये पहला अंक उस समय निकला जब डीबीटी की सुविधा खाद्य आपूर्ति विभाग में दी गई थी। यहाँ आपको रघुवर दास जी दिखाई दे रहे हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। यहाँ आपको सरयू राय दिखाई दे रहे हैं जो तत्कालीन प्रभारी मंत्री थे खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग के। यहाँ जो दिख रहे हैं ये श्री विनय कुमार चौबे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। बाद में ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव भी बने। ये विभागीय सचिव थे उस समय, और विनय कुमार चौबे ही इस पत्रिका के संपादक थे, जिसका जिक्र न भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, न जिसका जिक्र ये शिकायतकर्ता जो मनोज कुमार है वो सिंह करते हैं। कहीं जिक्र नहीं होता, क्योंकि जिस दिन आप संपादक का नाम बताएंगे उस दिन ये सारा आरोप ही धराशायी हो जाएगा। संपादक विभागीय सचिव थे, ये पहला अंक है। इस पहले अंक में आप देखिए ये संपादकीय संदेश है, ये सरयू राय जी हैं जो उस समय विभाग के मंत्री थे, और ये विनय कुमार चौबे हैं जो उस समय विभाग के सचिव थे। ये आप नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ इस पत्रिका के संरक्षक सरयू राय हैं, दूसरे नंबर पर संपादक विनय कुमार चौबे विभागीय सचिव है, और तीसरे नंबर पर आनंद कुमार का नाम है जो कार्यकारी संपादक हैं। तो आरोप लगाने वाले यहाँ और यहाँ के बीच की कड़ी को गायब कर देते हैं, यानी विभागीय सचिव जो कि संपादक थे, और संपादक के नाते जिस विभागीय सचिव ने कार्यादेश दिया या प्रकाशक को निर्देश निर्गत किया या जिन्होंने पत्रिका को मंजूरी दी, छपने लायक समझा, और विभागीय सचिव के नाते जिन्होंने इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए बिलों का भुगतान किया, उन पर कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति हैं। उन्होंने नियमों को ठोक बजाकर काम दिया, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी वित्तीय अनियमितता के मामले में फंसना नहीं चाहता, उसकी नौकरी जाने का खतरा रहता है। तो साफ है कि इस मामले में क्या हुआ है, एफआईआर हुआ है, उसकी जांच होगी, जो जांच होगी वो निकल कर सामने आ जाएगा। पहले भी जांच हुई है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ इसमें एक बड़ा दिलचस्प आरोप है। इस आरोप में ये कहा गया है कि जानबूझकर एवं स्वयं फायदा लेने की नीयत से विभागीय मंत्री सरयू राय ने दिनांक
26 सितंबर 2017 को अपने संप्रति निजी सहायक आनंद कुमार को ही स्वतः बुलेटिन के लिए विशेषज्ञ घोषित कर दिया। इसके पहले शिकायतकर्ता मनोज सिंह लिखते हैं कि तत्कालीन विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने दिनांक 22 सितंबर 2017 को फूड बुलेटिन के मुद्रण के लिए प्रकाशन और वितरण जैसे कार्य के लिए विशेषज्ञ की सेवाएं लेने की अनुशंसा विभागीय मंत्री सरयू राय को दी। सेक्रेटरी ने अनुशंसा दी और दूसरे पैरा में वो लिख रहे हैं कि स्वयं बुलेटिन के लिए विशेषज्ञ घोषित कर दिया। क्या कोई मंत्री स्वयं किसी को घोषित कर सकता है? कुछ मंत्री तो विभागीय सचिव भी नियुक्त कर देते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन मुझे आज तक, मैं दावे के साथ करता हूं और पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि विभाग की तरफ से आज तक मुझे वो चिट्ठी नहीं मिली जिसमें मुझे विशेषज्ञ घोषित किया गया हो। प्रकाशक को सूचना जो दी गई थी उसमें लिखा था कि आनंद कुमार विशेषज्ञ होंगे और कार्यकारी संपादक होंगे, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिली विभागीय फाइलों को जिन्होंने देखा होगा और इसके आधार पर जिन्होंने ऐसे ऐसे तमाम एफआईआर कराए हैं। उन लोगों के पास हो तो मैं उनसे अपील करता हूं कि कृपया मुझे भी वो लेटर दे, क्योंकि मेरे पास वो लेटर नहीं है, आगे किसी एक्सपीरियंस में वो काम आएगा। बात विशेषज्ञ की हो रही थी। विशेषज्ञ के नाते इसमें लिखा हुआ है कि आनंद कुमार ने, हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि आनंद कुमार ने एक साजिश के तहत दूरभाषिक वार्ता में बताया कि झारखंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड जेपीपीएल से बुलेटिन की छपाई कराई जा सकती है और झारखंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड को कार्यादेश दिया जा सकता है। तो आप ये बताइए कि ये इससे हास्यास्पद कुछ बात हो सकती है कि कोई आदमी टेलीफोन पर किसी से बात करे और उसके आधार पर किसी को आप काम दे दें? तो इसमें कोई विशेषज्ञ की राय लिखित मांगी गई या कोई उसके लिए आग्रह किया गया जिसके जवाब में मैंने लिखा, मेरा हवाला देकर लिखा गया कि दूरभाषिक वार्ता की गई। इसमें मेरी कहाँ साजिश है और मैंने बात की, इसका क्या प्रमाण है? दूरभाष पर और अगर बात मैंने की और मैंने कुछ कहा भी, तो क्या मुझसे सिर्फ वार्ता के आधार पर या मुझसे कोई अनौपचारिक बात के आधार पर कोई सरकारी प्रक्रिया शुरू हो सकती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न तो कोई अधिकार है, न वो विभागीय फाइलों पर टिप्पणी कर सकता है, न अपनी तरफ से कुछ लिख सकता है, उससे आप मौखिक बात करके और एक प्रस्ताव शुरू कर दे रहे हैं। तो इस पर लोगों ने उस सहायक पर कुछ नहीं कहा जिसने ये प्रस्ताव किया, लेकिन आनंद कुमार से साजिश के तहत टेलीफोनिक वार्ता की गई। किसने की? उसका भी नाम बताइए। वो नहीं बताएंगे क्योंकि उसको बताने से हित नहीं सजता है। आपको आनंद कुमार के जरिए सरयू राय से एक लिंक जोड़ना है और एक मनगढ़ंत कहानी बनानी है, जो कि कहानी आप लोगों ने बनाई है और इसको मीडिया में दिया जा रहा है। मीडिया भी, आज तक किसी मीडिया ने, सरयू राय का नाम आया, मीडिया वालों ने सरयू राय से बात की, लेकिन मेरा नाम आया, किसी मीडिया वाले ने आज तक मुझसे बात नहीं की होती तो मैं ये बात पहले भी क्लियर कर देता। लेकिन अब लगातार उठ रहा है और अब एक पूर्व सांसद महोदय एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम ले रहे थे। हालांकि बन्ना गुप्ता जी इस मामले में ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सरकारी फाइल पर एफआईआर करने का आदेश दिया। तो अगर मामला सही है तो विभाग क्यों नहीं एफआईआर कर रहा है? अब तो सरकार भी बीजेपी की नहीं है, अब तो सरयू राय भी बीजेपी या कांग्रेस में नहीं है, निर्दलीय विधायक हैं। और अगर विभाग को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? सरकारी प्रक्रिया तो विभाग ने संचालित की थी, प्रस्ताव विभाग का था, एक्सपर्ट मुझे विभाग ने बनाया, कार्यकारी संपादक मुझे विभाग ने बनाया और हर जगह अवैतनिक लिखा हुआ है। ये अवैतनिक शब्द जो एफआईआर करने वाले लोग हैं या जो कागज़ लहराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग हैं, वो अवैतनिक शब्द का प्रयोग नहीं करते, घोटाला करते हैं। घोटाला तो भैया वही करेगा जिसके पास फाइनेंशियल पावर होगा। मेरे पास तो फाइल देखने तक का पावर नहीं था, तो घोटाला कैसे मैंने कर दिया? मैंने तो आपको ये पत्रिका दिखा दी। डॉक्टर अजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4-5 दिन पहले और वे कह रहे थे कि कोई मैगजीन की प्रति दिखा देगा तो 10,000 रुपये देंगे। तो ये मैगजीन की प्रति है और डॉक्टर साहब से मेरा आग्रह है कि आप अपने वादे पर खरे उतरिए और ये मैगजीन देख लीजिए। अगर आपको रखना है तो किसी को भेजकर मंगा लीजिए। 10,000 रुपये कम से कम मेरे पास भिजवा दीजिए, क्योंकि इस मैगजीन को छापने के एवज में तो मुझे एक नया पैसा नहीं मिला।
आप कम से कम कुछ इनाम दे दीजिए, कुछ तसल्ली हो जाएगी मुझे। तो ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं और कुछ लोग इन आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं। तो एफआईआर हो जाने से न तो कोई दोषी होता है, और अगर दोषी होता तो 5 साल से जो प्रक्रिया चल रही है, एसीबी में जांच हुई और अलग अलग थानों में जांच हुई, हाईकोर्ट तक लोग पीआईएल लेकर गए, तो इसमें कुछ निकलता क्यों नहीं है? और कोई भी घोटाला बिना किसी सरकारी सिस्टम की मिलीभगत के हो सकता है? क्या सरयू राय, क्या आनंद कुमार घोटाला कर सकते हैं? विभाग का जो ड्राइंग डिसबर्समेंट अफसर है, जो स्वीकृति देने वाला अफसर है, जो निकासी की और वेतन की स्वीकृति देता है, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे आप? क्योंकि सिस्टम में कहीं झोल नहीं है, लेकिन आपको आरोप लगाना है तो आप आरोप लगाइए, आरोप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेता लोग ये भूल जाते हैं कि जब आप मेरा नाम लेंगे तो आपको एक भी वोट का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा, जो कि मैं लगा सकता हूँ, और जो लोग अभी हाल के दिनों में मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे, अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, चाहे वो पूर्व सांसद हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, क्योंकि मैं अलग अलग भूमिकाओं में रहा हूँ। मैं कभी काम करता था किसी और जगह, तो वहाँ कई लोगों के मुझे अलग अलग काम के लिए फ़ोन आते थे। कभी कोई चुनाव लड़ता था तो फ़ोन आते थे। कौन मुझे अपने घर में बैठाकर और ये कहता था कि फलाना जी का लूप होल बताओ तो हम आपको पैसे देंगे, या आप मेरे सलाहकार में आ जाओ। ये सारी बातें मेरे साथ हुई हैं और आरोप लगाने वालों के साथ ही हुई हैं। तो अगर मैं आरोप लगाऊंगा तो कंटेंट मेरा चलेगा, व्यूअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लेकिन कोई नेता मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो उसका धेला भर का फ़ायदा नहीं होगा, उसका एक वोट भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि मेरे जैसे और मेरे कुछ शुभचिंतक का 2-4 वोट घट भी जाएगा। तो नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि अध्ययन कर लीजिए, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक बार जाकर फाइलों का अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो फाइलें नहीं देखी हैं। मैंने फाइल पर कुछ लिखा हो तो मुझे दिखा दीजिए, मैंने कोई लिखित में अनुशंसा की हो तो दिखा दीजिए, मेरा कहीं सिग्नेचर हो तो दिखा दीजिए। कार्यकारी संपादक के नाते मेरा ये काम था कि विभाग ने जिस प्रिंटर को कार्यादेश दिया था वो सोच समझ कर दिया था, नॉर्म्स के अनुसार दिया था। ये रेट जहाँ तक मुझे पता है ये पीआरडी से रेट वेरीफाई हुआ था, वित्त विभाग ने इसको क्लियर किया था। तो जब सारा कुछ प्रक्रिया के अधीन था तभी विभाग ने इसको मंजूरी दी थी। विभाग का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, आज वो मंत्री के कहने पर एफआईआर नहीं कर रहा है तो कल किसी मंत्री के कहने पर घोटाला कैसे होने दे सकता था? तो सिर्फ मामले को बढ़ाने के लिए और राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए आप आरोप लगाइए, शौक से लगाइए, आपको कोई मना नहीं करता है। आप मेरे ऊपर भी लगाकर आपको 2-4 वोट मिलते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन ये सोच लीजिए कि जिस दिन मैं मुंह खोलूँगा उस दिन क्या होगा। क्योंकि जिन लोगों के लोग शुरुआत में भाजपा की स्क्रिप्ट आज कांग्रेस पढ़ रही है, जो स्क्रिप्ट लेकर रघुवर दास जी के लोग घुमा करते थे, अभय सिंह आरोप लगाते थे, देवेंद्र सिंह जो पिछला चुनाव बन्ना गुप्ता से हार गए थे आरोप लगाते थे, वही स्क्रिप्ट लेकर आज कांग्रेस के मंत्री के लोग और पूर्व सांसद के लोग घूम रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में मिलीभगत का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि इस जमशेदपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार पर आमादा हैं, एक तरफ लगे हुए हैं, वहीं हेमंत सोरेन सरकार में शामिल लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये ऐसा जता रहे हैं जैसे कि मेरे कहने पर विभाग चलता था। मेरे कहने पर विभाग चलता और मेरी इतनी शक्ति होती तो आज मैं किसी बड़े चैनल का मालिक होता और ये लोग मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाते। तब मेरे हाथ पैर पकड़ रहे होते कि भैया थोड़ा मेरा भी चला दो पॉजिटिव न्यूज़। तो सिर्फ ये सोच के कि मैं सरयू राय जी का बहुत ख़ास आदमी हूँ और मेरे ज़रिए कुछ एक मनगढ़ंत आरोप बनाकर कोई सनसनी फैला लेंगे, कुछ चुनावी लाभ लेंगे, तो आपको इससे एक नया पैसा का फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं चाहूँ तो जिन लोगों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ समझ गए होंगे। इतने रात जानता हूँ कि फिर आपको चुनाव में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चुनाव में वैसे भी कोई नेता किसी पत्रकार से जल्दी पंगा लेता नहीं है। आप लोग ले रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी लेते रहेंगे, ताकि मुझे भी मौका मिलते रहेगा, थोड़ा कंटेंट बढ़िया चलेगा, व्यूअर्स बढ़ेंगे तो यूट्यूब से कुछ कमाई होगी। आपके घोटाला का आरोप लगाने से तो मुझे कोई कमाई हो नहीं रही है, तो कम से कम इस बहाने ही आप मुझे मौका दे रहे हैं कि कुछ यूट्यूब से आमदनी हो जाए, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इस एफआईआर
जो है ये बिल्कुल रद्दी का टुकड़ा है। जिन व्यक्ति ने किया है उसके पीछे कौन लोग हैं ये सब जानते हैं, और वे घूम घूम कर चैनलों पर अपना जो भाषण दे रहे हैं। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन व्यक्ति हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो बातें करना चाहता हूँ उसमें यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो काम था कि जो प्रकाशक से जो प्रति बन के आती है, प्रकाशक को ये जिम्मा था कि वो पत्रिका बनाकर देगा, कार्यकारी संपादक उसको एक बार देखेंगे कि उसमें भाषा की त्रुटियां ना हो, विभाग की जो बातें हैं वो आ गई हों, छपने की दृष्टि से सही हो, और उसके बाद वो उसको संपादक की तरफ भेजेंगे जो कि विभागीय सचिव थे और बाद में विभागीय निदेशक हो गए। विभागीय निदेशक ही ये तय करते थे कि ये छपने लायक है या नहीं, और इसको प्रकाशन के लिए फिर प्रिंट ऑर्डर दिया जाता था। तो मेरा काम सिर्फ प्रकाशक से आने वाली कॉपी को एक बार चेक करके आगे फॉरवर्ड करना था। तो मैं सिर्फ एक पोस्टमैन वाला काम करता था। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए एक बोझ था, अतिरिक्त काम था। कोई भी आदमी बिना पैसे के, बिना मानदेय के कोई काम करता है तो उसके लिए बेकार ही समझा जाता है। तो एक तो निजी सहायक के रूप में जो मुझे वेतन मिलता था तो मुझे उसका काम करना पड़ता था, और साथ ही इस पत्रिका का काम करना पड़ता था जिसने आज बहुत लोकप्रियता मुझे दिलाई है। तो लेकिन ये बोझ था क्योंकि इससे मुझे कुछ आमदनी होती नहीं थी। और अगर कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि मुझे इस पत्रिका के ज़रिए कोई भी फ़ायदा पहुंचा हो, कोई भी वित्तीय लाभ हुआ हो, प्रकाशक की तरफ से, संपादक की तरफ से, विभाग की तरफ से, कहीं से अगर मुझे किसी ने एक पैसा दिया हो, कोई प्रमाणित कर दे, तो फिर वो जो सज़ा देगा मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर प्रमाणित नहीं कर पाया तो जितने लोगों ने और अपने FIRs में और अपने आरोपों में मेरा नाम लिया है, तो मैं फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं उनके ऊपर क्या करूं। बहुत सारे लोग आज भी, एक मैंने कल वीडियो बनाया था तो उसके कमेंट बॉक्स में जाकर बहुत सारे जो चेले चपाटे हैं, ट्रोलर्स हैं, फुर्सतिया ट्रोलर्स और मुफतिया ट्रोलर्स, वो लोग कुछ कुछ उसमें लिख रहे हैं। लेकिन आज फिर उनके यहाँ से फ़ोन आया था कि चलिए इन सब बातों को छोड़ दिया जाए। लेकिन ये जो और कुछ बातें हैं इसमें, एक कहा गया कि युगांतर प्रकृति नाम की जो पत्रिका जिसका मैं संपादक था और जिसके सरयू राज संरक्षक थे, वो युगांतर भारती से निकलती थी। अब जाहिलों को कौन समझाए कि कुछ युगांतर नाम होने से दूसरे युगांतर से संबंध नहीं हो जाता। युगांतर प्रकृति पत्रिका एक दूसरे बैनर से निकलती थी। तो सिर्फ युगांतर करने से, कहानी बनाने से और कड़ियाँ जो आप बना बना के खुद से जोड़ेंगे तो उससे कुछ कड़ी जुड़ती नहीं है। तो ये कम से कम पता कर लेते कि युगांतर प्रकृति नाम की जो पत्रिका है वो किस बैनर से निकलती है, आज भी निकल रही है। और इस पूरी स्क्रिप्ट पर जो स्क्रिप्ट जो ये FIR के रूप में सामने आई है, इस पूरी स्क्रिप्ट पर साल 2020 से काम चल रहा है। और जब ये नए रूप में आती है तो कुछ और नई, इसमें जैसे अनुपमा का सीरियल है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसी तरह का ये अनुपमा बन गया है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसमें अपनी सुविधानुसार कुछ जोड़ दिया जाता है, कुछ घटा दिया जाता है। तो इस कथानक के जो लेखक हैं, इस कथानक के लेखकों के अनुसार एक मंत्री और एक PA इतने प्रभावशाली थे, इतने रसूख वाले थे कि उन्होंने पूरी सरकार को, पूरे विभागीय सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। सरकार रघुवर दास की, वित्त मंत्री रघुवर दास, PRD मंत्री रघुवर दास, और उस रघुवर दास सरकार के सिस्टम को सरयू राय ने हाईजैक कर लिया। कल्पना की दाद दीजिए, और अगर सामने बैठे हैं तो तालियां भी बजाइए। तो ये लोग कार्यकारी संपादक का जिक्र बराबर करते हैं, लेकिन ये जानबूझकर चालाकी कर रहे हैं या बेवकूफ़ हैं या अनपढ़ हैं कि इस पत्रिका या तो उन्होंने देखी नहीं है कि इस पत्रिका का एक संपादक भी होता था, जो संपादक विभागीय सचिव होता था और बाद में निदेशक होता था। तो इन्होंने कहा कि टेंडर जैसे बोला वैसे दे दिया। अरे भाई, विभाग का जो सरकारी अधिकारी होता है कलम चलाने के पहले 100 बार सोचता है। ये आपको नहीं लगता है क्योंकि आप बैठ के देखते हो, ज़िंदगी में आपने कभी कोई नौकरी नहीं की होगी, किसी सरकारी व्यवस्था में काम नहीं किया होगा। तो संपादक का नाम एक बार भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि संपादक का नाम लेंगे मामला ही डाइल्यूट हो जाएगा, तो नहीं लेते हैं। छपाई का PO देना हो, विभाग का कार्यादेश देना हो, सारा काम संपादक के पास था। जो संपादक पहले विभागीय सचिव थे, विनय चौबे रहे, अमिताभ कौशल जैसे लोग रहे,
जो एक पत्ता इधर से उधर नहीं होने दे सकते थे। ये लोग संपादक थे, तो ये लोग भुगतान कराते थे, ये लोग प्रिंट ऑर्डर जारी करते थे, और घोटाला मेरे कहने से होता था। वाह रे भैया वाह। तो इन महत्वपूर्ण पात्र जो मैंने बताए, पूरा सिस्टम था, असिस्टेंट से लेकर सेक्शन अफसर से लेकर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और अंत में विभागीय सचिव। इतनी जगह से फाइलें जाती हैं और इतनी ही जगह से वापस होकर डाउन होती हैं। मंत्री, मैं भूल गया, मंत्री तक जाती हैं और वहाँ से डाउन होकर आती हैं। इतने सारे सिस्टम में एक मंत्री और उसका निजी सहायक, यही खलनायक थे। चारा घोटाला का थोड़ा अध्ययन किया होता तो आपको पता होता कि उसमें लालू प्रसाद तो मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, लेकिन कितने सारे सरकारी लोग थे उस सिस्टम में। तो थोड़ा पढ़ लिख लो भाई, ऐसे आंख बंद करके आरोप लगा के, और ठीक है किसी की राजनीतिक छवि धूमिल करना है तो तुम करो, लेकिन मेरा नाम अगर लोगे तो फिर मैं पलटवार करूँगा, और तुम्हारे भाड़े के टट्टुओं का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो फिर आप लोगों का बिगड़ेगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये सब कुछ बातें थी। जैसे मनोज कुमार ने अपने आवेदन में कहा, एक बात मैं जिक्र करना भूल गया, मनोज कुमार का जो ये FIR है उसमें कहते हैं कि सरयू राय इतने प्रभावी थे कि उनके आदेश पर विभाग के सारे लोग जो वो कह रहे थे, जैसे कह रहे थे वैसे कर रहे थे, नौकरी दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। और आज भी वो इतने प्रभावी हैं कि उसी विभाग के मंत्री, अभी जो वर्तमान मंत्री हैं, वो FIR करने का आदेश देते हैं। इसी FIR में लिखा हुआ है कि विभागीय मंत्री ने इस आहार मामले में FIR करने का आदेश दिया, लेकिन विभाग इतना लाचार है कि वो FIR नहीं कर पा रहा है। यानी एक मंत्री हट जाने के बाद भी इतना प्रभावी है कि वर्तमान मंत्री उसको सुपरसीड कर रहा है। विभाग के लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो मंत्री है उसकी सुन रहे हैं जो पहले मंत्री था। अब बताइए, तो ऐसा मंत्री रह के क्या फ़ायदा जब विभाग आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। तो हेमंत सोरेन जी अगर ये वीडियो देख रहे हों तो थोड़ा देख लीजिए भाई, और कांग्रेस के लोग भी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी थोड़ा देख लीजिए कि भाई ऐसा, या तो विभाग के लोगों को बदल दीजिए या मंत्री को बदल दीजिए, जो सुनता ही नहीं है इनकी बात। तो और ये FIR कराने वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम FIR में जो बातें लिख रहे हैं वो आपकी इज्जत का कबाड़ा न निकाल दें, क्योंकि इस FIR से तो यही लग रहा है कि सरयू राय आज भी इतने प्रभावी हैं कि वो आदेश दे दें तो विभाग रेंगने लगेगा, लेकिन आज जो मंत्री हैं उनकी बात विभाग सुनता नहीं है। तो इज्जत का कबाड़ा निकालने वाला FIR काहे बनवाए थे। तो बाकी लोगों के बारे में है, वो अपने बारे में कहना होगा कहेंगे, जो करना होगा करेंगे। मेरे बारे में ये सब बातें हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अनुशंसा को मैंने स्वीकार किया और ये सूचित किया कि ऐसे ऐसे कर दिया गया है। कहाँ स्वीकार कर लिया? विभाग की टिप्पणी में अंकित है। भाई दिखाओ, मेरा कहीं लिखित है तो दिखाओ। सिर्फ आरोप आरोप आरोप, यहाँ टंकित यहाँ अंकित। अरे भैया, मेरा कहीं साइन है? और अगर मेरा कहीं साइन नहीं है, मेरा कहीं लिखित कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन मानना बाध्यकारी भी नहीं है। मैं कोई विभाग का सचिव नहीं हूँ जो लिख दूंगा तो आदेश हो जाएगा। एक्सपर्ट का काम एडवाइस देना है। एडवाइस को मानना न मानना विभाग का काम है, और विभाग के अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस एडवाइस को मानना चाहिए, कौन नियम संगत है, कौन रूल के अंदर आता है, कौन रूल के अंदर नहीं आता है। तो इतना तो उन्होंने समझा होगा, आपसे तो ज़्यादा समझदार हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। और आहार पत्रिका की जो इन्होंने कह रहे हैं कि छपाई नहीं हुई और ये नहीं हुआ, और एक दूसरी बात यह है कि विभागीय की पत्रिका दुकानों तक पहुंची कि ना पहुंची, उसमें एक ये है कि प्रकाशक को जिला आपूर्ति कार्यालय तक प्रतियां पहुंचानी थी, वो वहां तक उसने पहुंचाई। DSO से उसने रिसीविंग ली और विभाग में जमा किया होगा, तभी उसको भुगतान हुआ होगा। बिना DSO के यहाँ गिनती कराकर रिसीविंग लिए बिना और उन रिसीविंग्स के साथ बिल जमा किए बिना उसको भुगतान नहीं हुआ होगा। और अगर भुगतान हुआ होगा ऐसा किए बिना, तो इसके लिए विभाग दोषी है, विभागीय सचिव दोषी हैं। उसके लिए आनंद कुमार दोषी कैसे हैं? तो मुझे अगर लिख रहे हैं कि इसको लाभ हुआ, सरकारी धन का गबन हुआ, तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और मुझे किस तरह से, अगर मुझे कुछ लाभ हुआ तो कैसे हुआ, किसने दिया?
कोई भी ये सामने आके बोले ना कि भाई आनंद कुमार को मैंने 2 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, प्रकाशक आके कह दे कि मुझे उसने पैसे दिए, विभाग आके बोल दे कि उसने मुझे पैसे दिए, तो जो व्यवस्था पैसे बचाने के लिए बनाई गई थी उसको एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक कथानक बनाकर, एक स्क्रिप्ट बनाकर घोटाले का नाम दिया जा रहा है। राजनीति में चलता है, आपको नेताओं से लड़ाई करनी है, आपको चुनावी लाभ लेना है, एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाता है, तमाम तरह के आरोप लगाता है। तो जो घोटाले का आरोप आप मुझे लगा रहे हैं सिर्फ सरयू राय को जोड़ने के लिए, तो उससे आपका कुछ भला होने को नहीं है और मेरा भी कुछ बिगड़ने को नहीं है। लेकिन जब मैं बोलने पर आऊँगा तो बहुत लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ दूँगा। तो इस बात पर गौर फरमाइएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स से और मेरे व्यूअर्स से मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को देखिए, अपनी राय बनाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। घोटाले का पैसा नहीं मिला है इसलिए QR कोड लगा रहा हूँ, कुछ मदद करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।